जब से फ़ोन आया था, दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सबसे पहले तो खबर सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात भी कोई मजाक में कहता है भला? फिर कांपते हाथों से किसी तरह दिवाकर को फ़ोन लगाया। सुनकर दिवाकर भी सन्न रह गए। मैं अभी मौसी के यहाँ जाऊँगी, मैंने अवरुद्ध कंठ से कहा। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, और फिर हर्ष का भी तो सवाल है। मैं अभी छुट्टी लेकर घर आता हूँ। फिर हर्ष को दीदी के घर छोड़ते हुए चलेंगे। दिवाकर की बात ठीक ही थी, हर्ष को ऐसी जगह ले जाना उचित नहीं था। मेरा मस्तिष्क भी असंतुलित हो रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। मैं स्वयं भी अकेले जाने की स्थिति में कतई नहीं थी, पर इस बीतते जा रहे समय का क्या करूं? हर गुजरता पल मुझ पर पहाड़ बनकर टूट रहा था। दिवाकर को बैंक से यहाँ आने में आधा घंटा लग सकता था, फिर दीदी का घर दूसरे छोर पर, वहाँ से मौसी का घर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर। उनके घर के पास ही अस्पताल है, जहाँ प्रशांत अपने जीवन की शायद आखिरी सांसें गिन रहा है। कम से कम फ़ोन पर खबर देने वाले व्यक्ति ने तो यही कहा था कि प्रशांत ने जहर इतनी अधिक मात्रा में खा लिया है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस प्रशांत को मैंने गोद में खिलाया था, जिसने मुझे पहले पहल चुटकी के संबोधन से पदोन्नत करके दीदी का सम्मानजनक पद प्रदान किया था, उस प्रशांत के बारे में इससे अधिक दुखद मुझे क्या सुनने को मिलता। उस समय मैं बहुत छोटी थी, शायद 6-7 साल की, जब मौसी और मौसा जी हमारे पड़ोस में रहने आए। उनका ममतामय व्यक्तित्व देखकर, या ठीक ठीक याद नहीं कि क्या कारण था, कि मुझे उन्हें देखकर मौसी संबोधन ही सूझा। यह उम्र तो ना समझी की थी, पर माँ पिताजी के संवादों से इतना पता तो चल ही गया था कि मौसी की शादी हुए 2-3 साल हो चुके थे, और निसंतान होने का उन्हें गहरा दुख था। उस समय उनकी समूची ममता की अधिकारिणी बनी मैं। माँ से डांट खाकर मैं उन्हीं के आंचल में जा छिपती। माँ के नियम बहुत कठोर थे। शाम को समय से खेलकर घर लौट आना, फिर पहाड़े और कविताएं रटना, तत्पश्चात ही खाना नसीब होता था। उतनी सी उम्र में भी मुझे अपना स्कूल बैग जमाना, पानी की बोतल, अपने जूते पॉलिश करना आदि सब काम स्वयं ही करने पड़ते थे। 2 भाइयों की इकलौती छोटी बहन होने से भी कोई रियायत नहीं मिलती थी। उस समय माँ की कठोरता से दुखी मेरा मन मौसी की ममता की छांव तले शांति पाता था। मौसी जब तब उदास स्वर में मेरी माँ से कहा करती थीं, बस यही आस है कि मेरी गोद भरे। बच्चा चाहे काला हो या कुरूप, पर उसे आंखों का तारा बनाकर रखूंगी। मौसी की मुराद पूरी हुई, लेकिन बच्चा ना तो काला था ना कुरूप, मौसी की तरह उजला और मौसा की तरह तीखे नए नक्श वाला। माँ बाप के साथ साथ मोहल्ले वालों की भी आंख का तारा बन गया। मैं तो हर समय उसे गोद में लिए घूमती फिरती। प्रशांत कुशाग्र बुद्धि निकला। मैंने उसे अपनी कितनी ही कविताएं कंठस्थ करवा दी थी। तोतली बोली में गिनती पहाड़े कविताएं बोलने प्रशांत को देखकर मौसी निहाल हो जाती थी। माँ भी ममता का प्रतिरूप, तो बेटा भी उनके स्नेह का प्रतिदान अपने गुणों से देखा जा रहा था। हर साल प्रथम श्रेणी में ही पास होता। चित्रकला में भी अच्छा था, आवाज़ भी ऐसी कि कोई भी महफिल उसके गाने के बिना पूरी नहीं होती थी। मैं अक्सर उससे कहा करती थी, ऐसी सुरीली आवाज़ लेकर किसी प्रतियोगिता के मैदान में क्यों नहीं उतरते भैया। मैं उसे लाड़ से कभी कभी भैया कहा करती थी। मेरी बात पर वह एक क्षण के लिए मौन हो जाता, फिर कहता, क्या पता मैं उसमें प्रथम ना आऊँ तो क्या हुआ, प्रथम आना जरूरी थोड़े ही है। मैं जिरह करती, लेकिन वह चुप्पी साध लेता। बोलने में विनम्रता, चाल में आत्मविश्वास, व्यवहार में बड़ों का आदर मान, चरित्र में सोना। सचमुच हजारों में एक को ही नसीब होता है ऐसा बेटा। मौसी वाकई समय की बलवान थी। माँ के अनुशासन की डोरी पर स्वयं को साधती। मैं विवाह की उम्र तक पहुँच चुकी थी, एमए पास थी, गृह कार्य में दक्ष थी। इसके बावजूद मेरा विवाह होने में खासी परेशानी हुई। कारण था मेरा दबा रंग। प्रत्येक इनकार मन में टीस सी जगाता रहा, पर फिर भी प्रयास चलते रहे, और आखिरकार दिवाकर के यहाँ बात पक्की हो गई। इस बात पर देर तक विश्वास नहीं हुआ। बैंक में नौकरी देखने में सुदर्शन इन सब से बढ़कर मुझे आकर्षित किया इस बात ने कि वे हमारे ही शहर में रहते थे। माँ से, मौसी से और ख़ासकर प्रशांत से मिलना जुलना आसान रहेगा। पर मेरी शादी के बाद मेरी माँ और पिताजी बड़े भैया के पास भोपाल रहने चले गए।
इसलिए उनसे मिलना तो होता पर कम। मौसी अलबत्ता वहीं थीं। उन्होंने शादी के बाद सगी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। मुझे और दिवाकर को हर त्योहार पर खाने पर बुलाती, नेक देती। प्रशांत का पीआईटी में चयन हो चुका था। वह धीर गंभीर युवक बन गया था। मेरे दोनों सगे भाई तो कोसों दूर थे। राखी व भाई दूज ही खड़े आंसू बहाते मौसा जी को सांत्वना देना सचमुच असंभव था। शब्द कभी कभी कितने बेईमानी निरर्थक होते हैं और कितने अक्षम हो जाते हैं, पहली बार इस बात का एहसास हुआ। भरी दोपहर में किसी प्रकार उजाले पर काली पुत जाती है। हाथ भर की दूरी पर खड़े लोग किस कदम नजर आते हैं। गुजरे व्यक्ति के साथ खुद भी मर जाने की इच्छा किस प्रकार बलवती हो उठती है। मुंह बोली बहन होकर मैं इन अनुभूतियों के दौर से गुजर रही थी। सगे माँ बाप के दुख का तो कोई और छोर ही नहीं था। रह रख कर एक ही प्रश्न हृदय में मथ रहा था कि प्रशांत ने ऐसा क्यों किया। माँ बाप का दुलारा 2 वर्ष पहले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। अभी उसे इसी शहर में एक साधारण सी नौकरी मिली हुई थी, पर उससे वह संतुष्ट नहीं था। बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था। अपने दोस्त की बहन उसे जीवन संगिनी के रूप में पसंद थी। मौसी और मौसा जी को ऐतराज होने का सवाल ही नहीं था। लड़की उनकी बचपन से देखी परखी और परिवार जाना पहचाना था। तब आखिर कौन सा दुख था जिससे उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। सच है, पास पास रहते हुए भी कभी कभी हमारे बीच लंबे फासले उग आते हैं। किसी को जानने समझने का दावा करते हुए भी हम उससे कितने अपरिचित रहते हैं। सन्निकट खड़े व्यक्ति के अंतर्मन को छूने में भी असमर्थ रहते हैं। अभी 2 दिन पहले तो प्रशांत मेरे घर आया था। थोड़ा सा चुप चुप जरूर लग रहा था, पर इस बात का एहसास तक ना हुआ था कि वह इतने बड़े तूफानी दौर से गुजर रहा है। कह रहा था, दीदी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, चयन की पूरी उम्मीद है। सुनकर बहुत अच्छा लगा था। उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, इससे अधिक भला और क्या चाहिए। और आज क्यों किया प्रशांत ने ऐसा। मौसी और मौसा जी से तो कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। मन में प्रश्न लिए और दिवाकर घर लौट आए। धीरे धीरे प्रशांत की मृत्यु को 5-6 माह बीत चुके थे। इसी बीच में जितनी बार मौसी से मिलने गई, लगा जैसे इस दुनिया से उनका नाता ही टूट गया है। खोई खोई दृष्टि, थकी थकी देह अपने ही मौन में सिमटी। बहुत कुरेदने पर बस इतना ही कहती, इससे तो अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहती। उनकी बात सुनकर मन पहाड़ का बोझ से लद जाता। मौसा जी तो फिर भी ऑफिस की व्यस्तताओं में अपना दुख भूलने की कोशिश करते, पर मौसी लगता था इसी तरह निरंतर घुलती रहीं तो एक दिन पागल हो जाएंगी। समय गुजरता गया। सच है, समय से बढ़कर कोई मरहम नहीं। मौसी जो अपने एकांत संतोष में बंद हो गई थी, स्वयं ही बाहर निकलने लगी। कई बार बुलाने के बावजूद वे इस हादसे के बाद मेरे घर नहीं आई थी। एक रोज़ उन्होंने अपने आप फ़ोन करके कहा कि वे दोपहर को आना चाहती हैं। जब इंसान स्वयं ही दुख से उबरने के लिए पहल करता है, तभी उबर पाता है। दूसरे उसे कितना भी हौसला दें, हिम्मत दें, तो उसे स्वयं ही जुटानी पड़ती है। मेरे लिए यही तसल्ली की बात थी कि वे अपने आप को सप्रयास संभाल रही हैं, समेट रही हैं। कभी दूर न होने वाले अपने खालीपन का इलाज स्वयं ढूंढ रही हैं। 8-10 महीनों में ही मौसी बरसों की बीमार लग रही थी। गोरा रंग कुम्हला गया था, शरीर कमज़ोर हो गया था। चेहरे पर अनगिनत उदासी की लकीरें दिखाई दे रही थीं, जैसे यह भीषण दुख उनके वर्तमान के साथ भविष्य को भी लील गया है। मौसी की पसंद के ढोकले मैंने पहले ही बना रखे थे, लेकिन मौसी ने जैसे मेरा मन रखने के लिए जरा सा चक्कर प्लेट से परे सरका दी। अब तो कुछ खाने की इच्छा नहीं रही। मौसी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। मैंने प्लेट जबरन उनके हाथ में थमाते हुए कहा, खाकर देखिए तो सही, आपकी छुटकी को कुछ बनाना आया कि नहीं। उस दिन हर्ष की स्कूल की छुट्टी थी। यह भी एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि वह अपनी नटखट बातों से वातावरण को बोझिल नहीं होने दे रहा था। प्रशांत का विषय दरकिनार रखकर हम दोनों भरसक सहज वार्तालाप करने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी हर्ष सांप सीढ़ी का खेल लेकर आ गया। नानी हमारे साथ खेलेंगी, वह मौसी का हाथ पकड़कर मचलने लगा। मौसी के होंठों पर एक छीड़ मुस्कान उभरी, शायद विगत को कुछ याद करके। फिर वे खेलने के लिए तैयार हो गईं। कोई बिछ गया, नानी मेरी लाल गोटी, आपकी पीली। हर्ष ने अपनी पसंदीदा रंग की गोटी चुन ली। ठीक है, मौसी ने कहा, पहले पासा मैं फेंकूंगा। हर्ष बहुत ही उत्साहित लग रहा था। दोनों खेलने लगे। हर्ष जीत की ओर अग्रसर हो रहा था कि सहसा उसके फेंक के पासे में 4 अंक आए और 99 के अंक पर मुंह फाड़े पड़ा सांप उसकी गोटी को निगलने की तैयारी में था। हर्ष चीखा, नानी हम नहीं मानेंगे, हम फिर से पासा फेंकेंगे। बिल्कुल नहीं, अब तुम वापस 6 पर जाओ। मौसी भी जिद्दी स्वर में बोली।
दोनों में वाद प्रतिवाद जोर शोर से चलने लगा। मैं हैरान, मौसी को हो क्या गया है, जरा से बच्चे से मामूली बात के लिए लड़ रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया, आखिर बीच में बोल पड़ी, मौसी फेंकने दो ना उसे, फिर से पता, जीतने दो उसे, खेल ही तो है। यह तो खेल है, पर जिंदगी तो खेल नहीं है ना, मौसी थके हारे स्वर में बोली। मैं चुप, मौसी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। सुनो शोभा, बच्चों को हार सहने की भी आदत होनी चाहिए। आजकल परिवार बड़े नहीं होते, एक या दो बच्चे बस, उनकी हर आवश्यकता हम पूरी करते हैं। जब तक जहाँ तक हमारा बस चलता है, हम उन्हें हारने नहीं देते, निराशा का सामना नहीं करने देते। लेकिन ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? जैसे ही घर की दहलीज से निकलकर बच्चे बाहर की प्रतियोगिता में उतरते हैं, हर बार तो जीतना संभव नहीं है ना, मौसी ने कहा। मैं उनकी बात का अर्थ आहिस्ता आहिस्ता समझती जा रही थी। तुमने गौतम बुद्ध की कहानी तो सुनी होगी ना। उनके माता पिता ने उनके कोमल, भावुक और संवेदनशील मन को इस तरह सहेजा कि युवा अवस्था तक उन्हें कठोर वास्तविकताओं को सदा ही दूर रखा। और अचानक जब वे जीवन के 3 सत्य, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु से परिचित हुए तो घबरा उठे। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, क्योंकि संसार उन्हें दुखों का सागर लगने लगा। पत्नी का प्यार, बच्चे की ममता और अथाह राजपाट भी उन्हें रोक ना सका। मौसी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। पंछी भी अपने नन्हे बच्चों को उड़ने के लिए पंख देते हैं, तत्पश्चात उन्हें अपने घोंसले के साथ बाहर निकालते हैं, खतरों से अवगत कराते हैं, और हम इंसान होकर अपने बच्चों को अपनी ममता की छाँव में समेटे रहते हैं, उन्हें बाहर की कड़ी धूप का एहसास तक नहीं होने देते। एक दिन ऐसा आता है जब हमारा आंचल छोटा पड़ जाता है और उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी, तब क्या कमज़ोर पंख लेकर उड़ा जा सकता है भला? मौसी अपनी रौ में बोलती जा रही थी। उनके कंधे पर मैंने अपना हाथ रखकर आर्द्र स्वर में कहा, रहने दो मौसी, इतना अधिक ना सोचो कि दिमाग की नसें ही फट जाएं। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।